लॉ में बोलते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीन टू बी डन, दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। लेकिन आई थिंक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ये रहा लेगेसी कि वो मीडिया बहुत ज्यादा से सावित है, मीडिया का अटेंशन, मीडिया में कैसे वो पोर्ट्रे करे जाते हैं, कि मीडिया में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उस पे उनका ज्यादा फोकस था रेदर देन जो फाइनल आउटकम है उसको उस पे कुछ करने का। सही बात है। जैसे अनिल मसीह पर ये स्टेटमेंट देना या ये कहना कि हम डेमोक्रेसी का मर्डर होते नहीं देख सकते, या मणिपुर के मुद्दे पर ये कहना कि या तो आप एक्ट करिए वरना हम एक्ट करेंगे। लेकिन अगर देखें तो दोनों मसलों में सही कहा, फाइनल आउटकम नहीं है। आउटकम भाई उसमें कमेटी बन गई, आईपीएस ऑफिसर्स, दिस दैट, बहुत सारी कहानियां हुई, लेकिन लास्ट में लॉजिकल कंक्लूजन क्या हुआ? क्या मणिपुर के टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स थे या लीडरशिप थी वो कहीं शिकंजे में आई? मुझे नहीं पता अब लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो वो आप देखेंगे कि 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, लेकिन जो बुलडोजर इनजस्टिस होते रहा देश में, अब जाके चलिए एक अच्छे बेंच के पास वो गया, वो बेंच ने बहुत ही मतलब एक स्टे भी लगा दिया, पूरा पैन इंडिया स्टे लगा दिया, लेकिन वो बहुत ही बाद में हुआ। इतने सालों तक वो बुलडोजर इनजस्टिस चलते रहा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो लिबर्टी के बारे में उन्होंने बोला था कि एक दिन भी अगर जेल में कोई रहा इलीगली वो 100 दिन के बराबर है, ऐसा मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन उनका सेंटिमेंट वही था। ऐसे चीफ जस्टिस के अंडर अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम लग गया बुलडोजर इनजस्टिस को देखने में, तो हाँ फिर कैसे वो लेगेसी आप डिसाइड करेंगे, उनका लेगेसी क्या है? आप देखेंगे आपकी लेगेसी के बारे में इनका चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का इतना डेस्परेशन रहा कि एक दिन पहले, मतलब कि जस्ट उनके फेयरवेल के एक दिन पहले उन्होंने ठंडे बस्ती में जो एक 2020 का डेमोलिशन केस था, बुलडोजर का तो नहीं, मतलब इलीगल इंक्रोचमेंट करके यूपी सरकार ने एक पूरे किसी का घर को डेमोलिश कर दिया था, वो ठंडे बस्ती में पड़े 2020 का केस को उन्होंने सडनली लिस्ट कर दिया एंड पूरा हल्ला गुल्ला कि 25 लाख कॉम्पनसेशन दीजिए, यूपी गवर्नमेंट ने ओवर रीच किया है, गलत किया है, इलीगल काम किया है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या दिखाता है? ये कोई जेन्युइन ऑनेस्ट इंटेंशंस तो नहीं दिखा रहा है। ये तो एक डेस्परेशन हो रहा था, ये क्यों नहीं दिख रहा था भाई? प्रयागराज में वहां एक मेरे ख्याल से जावेद नाम था जिनका घर बुलडोज किया गया अचानक बिना नोटिस के, या ये क्या इनका तरीका होता है कि आपने दरवाजे पर रात में नोटिस लगाया, सुबह बुलडोजर लेके गए? मध्य प्रदेश में हुआ, एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरा दी गई किसी की, ऐसी 50 घटनाएं हुई। तो ये जब हम सब लोग देख रहे थे, वीडियो कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस और जजेस को भी तो पता चल रहा होगा, तो ठीक है उसमें कुछ बयानबाजियां हुई, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाली बात हो गई इस मामले में। एंड इसमें क्या हुआ, मतलब कि एक केस में आपने कर दिया, वो भी एक हिंदू का घर था, वो चलिए हिंदू मुस्लिम इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन एंड में लेके ये केस को ठंडे बस में, मतलब कि ये हुआ ना, मतलब आप सोचे क्या उसके पिछले इवनिंग को क्या हुआ होगा उनके ऑफिस में। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने रजिस्ट्रार को बोला होगा कि अरे इधर आइए, देखिए कोई ठंडी बस्ती में पड़ा है कोई डेमोलिशन का केस, अगर है तो कल लिस्ट करवा दीजिए। देखिए ऐसा अगर सीन हो रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये कोई जेन्युइन इंटेंशन तो नहीं दिखाता है जस्टिस करने का। ये इट्स एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन टू हैव अ लेगेसी। ये हम लोग देख रहे थे पिछले 1-2 महीने से, जब चीफ जस्टिस बोलते कि मेरा लेगेसी क्या रहेगा, ये मुझे ये ख्यालात मुझे आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रही है, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं, जो लोग चीफ जस्टिस के शायद फैन है या जो भी उनका व्यू पॉइंट रहा, वो बोलेंगे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अच्छे जज थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत थी उनसे। अब एक्सपेक्टेशन, लोग चाहते थे कि वो एक्टिविस्ट जज बने। अब क्या अपने देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको समंदर में फेंक देना या ना फेंकना, ये कोई एक्टिविस्ट जज का सिम्टम है? क्या हम लोग चाहते थे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक नया कानून बना दें? नहीं, उनका तो हम लोगों का बस एक्सपेक्टेशन ये था कि जो आज का रूल बुक है, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से वो चले, और उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो इनजस्टिस हुई है उसको वो पुश बैक कर सकते थे। जब वो खुद बोलते थे हेट स्पीच और माइनॉरिटी को लेकर जो रवैया रहा है भाई, इकोनॉमिक बाइकॉट जैसी चीजें, नारे लगे हैं दिल्ली में,
जो एमपी थे क्या नाम है, प्रवेश वर्मा और बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीजें होती रही है दिल्ली से लेकर देश भर में। हेट जी स्पीचेज में भी कई बार किसी बेंच ने कुछ सख्त वार्निंग दी। जैसे मुझे याद आ जी रहा है, महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुनवाई थी, शायद जस्टिस जोसेफ थे या किसी बेंच ने कहा था कि सरकार और मशीनरी इंपॉर्टेंट है तभी ये हो रहा है। अगर मुझे ठीक से याद है, इंपॉर्टेंट शब्द का यूज हुआ था। बेंच मुझे ठीक से याद है, शायद जस्टिस जोसेफ की बेंच थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी सीजेआई के तौर पर जो देश में 2 साल में चाहते कि डर हो जाए कि अगर आप ऐसी हेट स्पीच करते हैं, आप इस तरह से बुलडोजर इंजस्टिस करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नाप दिए जाएंगे। तो ये तो नहीं हुआ, डर खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। अब वही है ना बात कि जब लोग बोलते हैं कि अरे इमोर्टलाइज, इमोर्टलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं जीत जी? इमोर्टैलिटी मतलब इटर्निटी, इटर्निटी के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम रहेगा जुडिशरी में। जी जरूर रहेगा, लेकिन अरुण मिश्रा का भी नाम है, एमआर शाह का भी नाम है। उन्होंने जो जजमेंट्स पास किया शायद 15 साल बाद, वो जजमेंट्स भी कोई ना कोई तो कोर्ट करेगा। क्या अपना जजमेंट कोर्ट होना 15 साल बाद, क्या ये बेंचमार्क है हमारे जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? आप देखेंगे कि अब इसको ना हम लोग को बहुत ही एक डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा कि जब महाराष्ट्र केस में उन्होंने ऐसा सिस्टम एक ले डाउन किया जिससे उनको शायद अंदर से लग रहा हो कि अब फ्यूचर में अगर कभी ऐसा केस होता है तो ये जजमेंट टेक केयर करेगा। ये देखना पड़ेगा कि वो जजमेंट का एनफोर्समेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? दूसरे जजेस करेंगे। अब किस तरह के जजेस उन्होंने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि वही जजेस आज से 10 साल शायद 8 साल उनका कार्यकाल रहेगा। तो कैसे जजेस अपॉइंट किए गए? आप देखेंगे कि कलीजियम और गवर्नमेंट के बीच में कैसा समझौता चल रहा था। ये मैंने रिपोर्ट में भी लिखा है काफी बारीकी से कि कैसे जो जजेस, जो अधिवक्ता परिषद, आरएसएस के जो लॉयर विंग है, उसमें उस फंक्शन में जाके बोलते हैं कि सेकुलरिज्म तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो एडिशन होना ही नहीं चाहिए था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे जज आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, ऐसे जजेस को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के कलीजियम ने रेकमेंड किया एंड गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी क्लियर किया। अब क्या एक लेजिटिमेटली एक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि क्या ऐसे जजेस आज से 10 साल बाद अगर ये सरकार यही करती है कोई दूसरे राज्य में, क्या वो जज चंद्रचूड़ के ये जजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे? शायद सबको पता है क्या आंसर होगा उसका। तो इन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का लेगेसी यही है कि उन्होंने भले ही ब्रिलियंट जजमेंट्स दिए हो, लेकिन आज के टाइम पे जो उनको एक बुलवर्क अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव ऑनस्लॉट, जो अटैक है इंडिया के फेडरलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे, राइट टू लिबर्टी पे, उसके अगेंस्ट जो एक प्रोटेक्टर, एक गार्जियन बन के खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। एंड वही एग्जैक्टली चीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फॉर दैट मैटर कोई भी जज से एक्सपेक्टेड होता है। उस एक्सपेक्टेशन में तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एकदम एक तरह से फेल कर गए। एंड फेल इसलिए कर गए क्योंकि उनका मॉरल करेज नहीं था एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक खड़े होने का। मॉरल करेज नहीं था, एक मॉरल कंपस नहीं था। अगर मॉरल करेज नहीं होगा, आपने देखा होगा ये स्पीच में उन्होंने बोला मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं कोई भी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन कंधे चौड़े नहीं चाहिए थे, कंधे चौड़े नहीं चाहिए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एक रीढ़ की हड्डी चाहिए थी। एंड वो रीढ़ की हड्डी अगर ना हो कोई भी जज के अंदर, तो फिर क्रिटिसिज्म होगा एंड वो बोलेंगे तो उससे कुछ सेंस नहीं बनता है, उससे लोगों का भी फायदा नहीं होता, ना ही देश का फायदा होता है। एंड यही आप देखेंगे इनका लेगेसी रहा है। जब वो जस्टिस चंद्रचूड़ बोलते हैं कि मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं, मैं हर आलोचना को झेल सकता हूं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला जज हूं। जरा वो वीडियो अगर हम प्ले कर सकते हैं एक बार, वो शायरी जो बशीर बद्र की शायरी है, जरा सुनते हैं, फिर उस पर एक सवाल। Trolling. I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है,
मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who told me will be rendered unemployed. ये हालांकि उन्होंने मुखालिफ बोला, शेर की लाइन है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनकी भावनाएं हम समझ सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रहा होगा, उनकी मंशा क्या रही? एक तो ये रहा कि उनको बहुत ट्रोल किया गया, और मैं तो मानता हूँ 6-8 महीने पहले तक राइट विंग पूरे देश दुनिया से राइट विंग ग्रुप ऑर्गेनाइज ढंग से ट्रोल कर रहा था। नॉट माई CJI, सुप्रीम कोर्ट था, चाहे LGBT पर उनका फैसला हो, या अलग अलग समय जो उनके फैसले थे, सबरीमाला को लेकर, बहुत समय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे शब्दों को लेकर, मणिपुर को लेकर। लेकिन ये जब कह रहे हैं तो उनके जहन में ये भी है कि हाल के दिनों में बहुत क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, तो सबके लिए संदेश है। जी, एंड ये जो मैंने आपको लाइन बताया कि मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं वगैरह वगैरह, जो हाँ। तो ये दोनों चीज को हम लोग को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा कि अभी बहुत उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। एंड मेरे रिपोर्टिंग के दौरान भी जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इंटर्न्स रहे, लॉ क्लर्क्स रहे, वो बताते थे मुझे कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बहुत मन से सही में उनको इफेक्ट करता था ये जो ट्रोलिंग होता था, उनको सही से, क्योंकि वो अब देखिए जजेस लोग हम बोल सकते हैं कि वो पूरा आइवरी टावर में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं भले भांति कि सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ काफी मतलब इफेक्ट होते थे ये ट्रोलिंग से, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, तो मतलब कि सही बोला ये जो लॉ इंटर्न्स वगैरह ने मुझे। लेकिन हाँ, क्रिटिसिज्म हो रहा है। आशा ये है कि क्रिटिसिज्म को वो एक्सेप्ट करते हैं अपने चौड़े कंधे पे, तो ठीक है, वो करिए, एंड आपको करना भी चाहिए। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप इतने बड़े पोजीशन में है, लोग आलोचना करेंगे, एंड आलोचना में एक डेमोक्रेसी के लिए ही अच्छी बात है। लेकिन जब ये कहीं सारे अब इंटरव्यूज में जाएंगे, होपफुली जाएंगे, एंड एक्सपेक्टेशन भी है कि वो जाएंगे, आई होप ही एड्रेसेस द क्रिटिसिज्म, कि वो क्रिटिसिज्म को उठाए, एक एक क्रिटिसिज्म को उठाए, एंड उस पे एक सफाई दे, एक जवाब दे। क्योंकि लोगों को एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ना, कि मन की बात थोड़ी ना हो सकती है हमेशा। हम कोई भी पब्लिक सर्वेंट मन की बात कर दे एंड लोग सुन ले एंड उस पे वाह वाह करे एंड फिर क्रिटिसाइज ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो अगर क्रिटिसिज्म हो रही है तो आप उस पे अपना जवाब दीजिए, एंड अगर कुछ सफाई है, कुछ करेक्शन होना चाहिए, कुछ गलत बात किसी ने कह दी, तो उसका भी वो सफाई दीजिए। इससे क्या होगा कि एक हेल्दी डिबेट रहेगा, एक हेल्दी डिस्कशन रहेगा, एंड आई होप कि ये जो जर्नलिस्ट लोग जो अभी जाएंगे इनका इंटरव्यू करने, वो भी सॉफ्ट बॉल ना फेंकते रहे कि ओ चंद्रचूड़ जी, आप इतने यंग कैसे दिखते हो, आप कोई टॉनिक वाटर लेते हो, ये सब क्वेश्चन ना पूछे। एक्चुअल में जो सिस्टम साथ में ये भी, जैसे आपको उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं, जो आपने अपनी कवर स्टोरी में लिखा है, मैं भी अब अप्रोच करूंगा, पता नहीं इंटरव्यू देंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि जब कोई इंटरव्यू करे, और जो वो देंगे इंटरव्यू, क्योंकि उनको पब्लिक डोमेन में रहना है, उनको पब्लिसिटी अच्छी लगती है, कवर स्टोरी उन पर हो सकती है, तो जब वो कहें कि हमने A to Z सबको बेल दिया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रिपोर्टर या एडिटर इंटरव्यू करें, वो A to Z के बीच बाकी जो अल्फाबेट्स हैं जिनको बेल नहीं मिली, उन पर थोड़ा रिसर्च करके जाए कि उनकी बेल कैसे 10 बार या 14 बार रिजेक्ट हुई, या किस बेंच में गई, कैसे बेल ना मिले इस डर से लोगों ने विड्रॉ किया, कैसे जेल में GN साईं बाबा की मौत हो गई और उनको टॉर्चरस लाइफ जेल में जीनी पड़ी, और उसके बाद बरी होके निकले, और कैसे तमाम बीमारियों की वजह से मौत हुई, कैसे स्टेन स्वामी की जेल में मौत हुई, और बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एक तरह से, या सरकार के लिए क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, उनके नाम के अल्फाबेट पे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते हो कि हमने A to Z को बेल दिया, तो A to Z के बीच के बाकी अल्फाबेट्स पर कौन पूछेगा? तो हम सब उम्मीद करेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ से ये सारे सवाल पूछे जाएं, जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछे जाएं कि आपने SIT का गठन करने का फैसला क्यों नहीं किया, या आदेश क्यों नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद? क्या देश को जानने का हक नहीं है
कि अगर ये हजारों करोड़ लिए गए, वसूली हुए या गिव एंड टेक कुछ था, क्विड प्रो को था, तो उसके पीछे कौन लाभार्थी था और कौन ऑर्डर कर रहा था और क्यों हो रहा था? ये देश को क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि कोई मेगा इंटरप्राइजेज या गुजरात की वो दवा कंपनी या कोई भी कंपनी हो, दर्जनों लॉटरी कंपनी, अगर वो 1000 करोड़ 900 करोड़ सत्ताधारी दल को देती है और वो आदमी पहले जेल में या बाद में जेल में उसका मालिक था, तो क्या कोई इसमें डील हुई? ये डील के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो मुझे लगता है ये स्पेसिफिक बहुत सारे सवाल हैं। वो सवाल ये भी कि वो गुमनाम जजमेंट क्यों था अयोध्या विवाद पर, और ये उनसे काउंटर ये कि किस भगवान ने आपको कह दिया कि आप ये फैसला दीजिए? कहां ऐसा होता है कि भगवान के सामने बैठे और भगवान रास्ता दिखाए? तो आप क्या एकदम परम संत की अवस्था में पहुंच गए कि आपका सीधा कनेक्शन, सीधा कम्युनिकेशन सीधे भगवान से है? और अपूर्वानंद ने एक लेख लिखा, किस भगवान से? भगवान राम से, विष्णु से, हनुमान से, किससे, कैसे कनेक्शन मिला, कैसे भगवान ने आपको कहा? और उसी बेंच में अब्दुल नजीर थे, कल को डिसेंट नोट के साथ कुछ लिख देते और कहते मुझे खुदा ने रात में कहा कि तुम ये फैसला करो, तो क्या होता? तो ये सारे सवाल काउंटर के साथ पूछे जाना चाहिए। सही आपने कहा कि गुडी गुडी सिर्फ उनकी सुने, उनके फिटनेस पर बात करें, वीगन हो गए, दही खाना छोड़ दिया, इतना फिट कैसे रखते हैं, चेहरे पर ग्लो कैसे इतना आ रहा है, ये सारे सवाल तो पूछे जाएं, लेकिन साथ में काउंटर। क्योंकि क्या होता है, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर बोलता हूं, एक जवाब से 10 काउंटर निकलते हैं अगर टॉप पोजीशन पे रहा हुआ कोई शख्स होता है और उनके पास एस्केप कर, मतलब वो कन्विंस करते हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट काउंटर पूछे जाने चाहिए, हम सब उम्मीद करेंगे। सौरभ, आप ट्राई करो, आपको ट्राई करना चाहिए। नहीं, मैंने ट्राई किया है अभी, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो इंटरव्यू देंगे मुझे, लेकिन ठीक है, मतलब पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये जो कवर स्टोरी लिखा मैंने उस टाइम पे, चलिए उन्होंने पहले एग्री कर लिया था, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद बोला नहीं नहीं मुझे बहुत सारे जजमेंट लिखने हैं, लेकिन फिर आप देख रहे हो कि वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू, स्पीच पे स्पीच देने जा रहे थे, तो हर वीकेंड पर वो लेक्चर देने जा रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों में। वीकेंड तो अब तो वीक डेज पे भी हो गया था, एंड तक तो मुझे तो आशा नहीं है कि मुझे इंटरव्यू मिलेगी, लेकिन आशा है कि जो दूसरे जर्नलिस्ट को मिलेगी, जो लकी है, वो बस सॉफ्ट बॉल्स ना फेंके, थोड़ा काउंटर पूछ ले, थोड़ा रिसर्च करके। लेकिन जाते जाते ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि आई थिंक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जो दूसरे जजेस, जो कंट्री में दूसरे जजेस है या दूसरे जजेस बनना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए कि कैसे उस पोजीशन में पहुंच के कैसे अपने आप को कंडक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सिटिंग जज एंड स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टॉप जज ऑफ द कंट्री, अगर बाहर जाके बार बार सफाई दे अपने जजमेंट्स के ऊपर, ये बोले कि मैंने भगवान से रास्ता मांगा, भगवान को पूछा क्या जजमेंट होना चाहिए, बार बार, ये तो शायद पहली बार हुआ कि कोई जज ने नाम दिया कि मैंने अर्नब और जुबैर को बेल दिया, नाम लिया किसी भी केस का, सिटिंग जज ने। तो आई थिंक ये एक एग्जांपल बनना चाहिए कि हाउ अदर जजेस शुड नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स। चीफ जस्टिस का ये जो लेगेसी है ये भी है कि हाउ अदर जजेस शुड नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स व्हाइल इन ऑफिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।